देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2 है ये। 1 आपको करा दिया, जिसमें हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, वहाँ पर मैंने एक टॉपिक किया था स्टार्ट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप एक ग्लास रोड लो, एक क्या ली, ग्लास रोड ली, और आपने उसको एक सिल्क का क्लॉथ लिया, सिल्क के क्लॉथ को ग्लास रोड पे ऐसे रब किया, तो हमने देखा ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क के क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, कैसे आया? बाय रबिंग के थ्रू आया। ये सब हमने सीख लिया था कल। हाँ, बेसिक जो चार्ज की प्रॉपर्टी है इसके बारे में फिर बात करेंगे। मुझे 4 पॉइंट्स लिखवाने हैं। इससे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको चार्ज के बारे में बताना चाहती हूँ, फिर उसको कंक्लूड करके बेसिक प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। देखो, पहली बात, चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर जैसे ये एक बॉडी है, इसके अंदर चार्ज दे रखा है 2 कूलम का, एक 3 कूलम का, एक -2 कूलम का। मैं पूछूं आपसे इस बॉडी पर क्यू नेट कितना है, मतलब टोटल चार्ज कितना है इस बॉडी पर? टोटल चार्ज कितना हुआ? 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस -2 कूलम का भी चार्ज है। ये कैंसिल हो गया, बच गया 3 कूलम का नेट चार्ज हो गया बॉडी पे। ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 कूलम का बच गया नेट चार्ज। बात समझे या नहीं? यानी चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, हम ऐड कर सकते हैं चार्ज को। बात समझे नहीं समझे? एक ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, लास्ट में कंक्लूड करेंगे कुछ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का कंजर्वेशन क्या कहता है? देखिए, चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can only be transferred from one body to another body, one body to another body. देखिए, इसको समझते हैं। मतलब क्या कह रहा है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। साइड में ध्यान रखिएगा कि आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, बना भी नहीं सकते, ख़त्म भी नहीं कर सकते। चार्ज क्या होता है? जस्ट ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ठीक है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अभी इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फिर इसका एक और मतलब समझेंगे। ठीक है जी, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए, हाँ, उसमें एक वर्ड लिखना रह गया, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। जरूर लिखिएगा, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड सिस्टम। बात समझ में आई कि नहीं? आइसोलेटेड जरूर लिखिएगा। कहाँ पर लिखोगे? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड के बाद लिखिए ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए? समझ गए। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल देखो। सपोज करो ये एक ग्लास रोड है, वही पहले वाला। ये सिल्क का क्लॉथ है, बिल्कुल पहले वाला ये एग्जाम्पल। हाँ, रब किया, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ आया था जी, हाँ ऐसा ही आया था। अब हुआ क्या इसमें देखो, और ये कैसे आया? रबिंग से आया है। कैसे आया? रबिंग से आया है। अब इसको समझते हैं। देखो, पहले तो वर्ड आइसोलेटेड का मतलब समझो। आइसोलेटेड क्या है? देखो, आइसोलेटेड मतलब आइसोलेशन,
जैसे आपने कोविड के टाइम में सुना होगा ना कि क्वारंटाइन कर लिया खुद को उन्होंने। क्वारंटाइन क्या था? क्वारंटाइन का मतलब अकेले रहना, किसी चीज का बाहर से प्रभाव ना पड़ना, है कि नहीं? बिल्कुल अकेले, बाहर से किसी चीज का प्रभाव ना पड़ना, मिलना जुलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना किसी से। तो वो क्या था? क्वारंटाइन। क्वारंटाइन ही आइसोलेशन है, आइसोलेशन ही आइसोलेटेड है। बात समझे नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। देखिए आइसोलेटेड क्या है? जैसे आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जैसे आप एक रूम में बैठिए, तो आप पर बाहर से किसी भी तरीके का फोर्स नहीं आना चाहिए आपके ऊपर। आप बिल्कुल आइसोलेशन में बैठे हो, बंद एक कमरे में। अंदर लाइट नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है? फैन नहीं बंद होना चाहिए, लाइट नहीं जानी चाहिए, कोई ये डोर नहीं खुलना चाहिए, बाहर से किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इस पूरे सिस्टम पर। सिस्टम क्या है? आपका रूम। बात समझे नहीं समझे आइसोलेशन का? हाँ। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ग्लास रोड प्लस सिल्क क्लॉथ एक पूरा सिस्टम है। और कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड। मतलब बाहर से हम कोई चार्ज नहीं लेके आ रहे, बाहर से किसी तरीके का फोर्स नहीं लगा रहे, बाहर से कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कुछ डिस्टर्ब कर रही है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? बाहर से किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पर नहीं आ रहा। जी ठीक है, समझिए। अब एक्चुअली में हुआ क्या? ये प्लस चार्ज आया कैसे ग्लास रोड पर? इस ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। हाँ निकले। क्या वो सिल्क के क्लॉथ में गए? हाँ गए। यहाँ गए ना, इससे निकले इसमें गए, इससे निकले तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। हाँ। क्या चार्ज क्रिएट हुआ? जी नहीं, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है? हाँ जी चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बात समझ में आई? तो ये पूरे आइसोलेटेड सिस्टम हुआ एक। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग कितना था? क्या बोला मैंने? टोटल चार्ज बिफोर रबिंग मुझे बताओ कितना था? क्यू टोटल बिफोर रबिंग कितना है? ये न्यूट्रल बॉडी है, हाँ। ये न्यूट्रल बॉडी है, हाँ। न्यूट्रल बॉडी पे 0 कूलम चार्ज, ये भी न्यूट्रल बॉडी 0 कूलम चार्ज। तो नेट चार्ज कितना हो गया इस सिस्टम पर? पूरे सिस्टम पर कितना हुआ? 0 कूलम। हाँ। यहाँ बताओ टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग, रबिंग करने के बाद कितना चार्ज हुआ? जी पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। अरे टोटल चार्ज पूछ रही हूँ किसका? आइसोलेटेड सिस्टम का। तो जितना पॉजिटिव क्रिएट हुआ उतना ही नेगेटिव, यानी आपस में खत्म कर देंगे। कितना हुआ? 0 कूलम। तो जितना चार्ज पहले था अभी भी उतना चार्ज है, हाँ। यहाँ से यहाँ का चार्ज ट्रांसफर हुआ है, क्या सिस्टम का तो उतना ही है, हाँ। क्या चार्ज क्रिएट हुआ? नहीं, चार्ज का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। बात समझ में आई? आ गई? ठीक है, हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना आइसोलेटेड सिस्टम होना जरूरी है। हाँ। अब ग्लास रोड को सिस्टम नहीं मानोगे, ग्लास रोड प्लस सिल्क क्लॉथ को सिस्टम मानोगे। समझे नहीं समझे? समझ गए। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में एक पहले तो लॉ लिखा था, ये मैं फिर से लिख रही हूँ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। जी समझ गए। इट कैन only be transferred, it can only be transferred from one body to another body। बताओ बात समझ में आती है? हाँ अब फील आ गई।
दूसरा पॉइंट, चार्ज इज, टोटल चार्ज ऐसे लिखो, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या लिखा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। हाँ, कंजर्व्ड का मतलब क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब बदल नहीं रहा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड इज कांस्टेंट, मतलब रबिंग से पहले भी 0 कूलम का चार्ज है, रबिंग के बाद भी 0 कूलम का चार्ज है, हाँ या नहीं, जी हाँ। तो इसको बोलते हैं टोटल चार्ज एक सिस्टम का कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। समझे नहीं समझे? हाँ समझ गए। इसका एक एग्जांपल देखो, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं, एक और न्यूमेरिकल बेसिस पे। वो तो कंसेप्ट समझाया, न्यूमेरिकल देखो। सपोज करो ये एक बॉडी है, समझ गए, इस पे 2 कूलम का चार्ज, 3 कूलम का, 4 कूलम का, -3 कूलम का, -5 कूलम का ये चार्ज है। तो मैंने इस बॉडी पर किसी भी तरीके का कुछ भी किया, रबिंग करी सपोज करो, ठीक है, रबिंग करी, तो ये बॉडी कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गई, ऐसे किसी भी तरीके से इस बॉडी के ऊपर कोई भी प्रोसेस करी, रबिंग करी, तो ये बॉडी इस तरीके से डिस्टर्ब होगी। 2 कूलम, 3 कूलम, -x +2 कूलम, -2 कूलम कर लो, -2 कूलम +5 कूलम, इस तरीके से डिस्टर्ब होगी, ठीक है। और ये x, तो आपको कहा कि फाइंड x, ये x क्या होगा, x निकालना है। तो पहले मुझे बताओ q टोटल बिफोर रबिंग कितना है, q टोटल 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, -3 कूलम, -5 कूलम, बताओ यही है। ये कितना हो गया 5, ये और ये हो गया -5, कैंसिल, ये 4 और -3, 1 कूलम का चार्ज। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, 1 कूलम का चार्ज पहले, तो आफ्टर रबिंग भी 1 कूलम रहना चाहिए, यही कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर पहले 0 कूलम था तो रबिंग के बाद भी 0 कूलम, अगर पहले 1 कूलम है तो रबिंग के बाद भी कितना रहना चाहिए, 1 कूलम, बस ये कंसेप्ट लगेगा। समझे? समझिए। तो अब टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग कितना, 1 कूलम का। हाँ, अब क्यू टोटल निकालो, 2 कूलम, 3 कूलम +x +-2, -2 हो गया, +5 = 1, ऐड करो 5 और 5, 10, 10 - 2 8, 8 + x = 1, तो x की वैल्यू कितनी आई, -7 कूलम। बताओ इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? तो यहाँ पर -7 कूलम का चार्ज आएगा, बस तभी यहाँ क्यू नेट होएगा 1 कूलम का और यहाँ पर क्यू नेट होएगा 1 कूलम का, तभी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा। समझे नहीं समझे? जी समझ गए? फिर से समझना नहीं? चलिए, ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले क्या पढ़ा, चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का वर्ड आया है क्वांटम से, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। किससे आया है, क्वांटम मैकेनिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। फिजिक्स की ब्रांच बोले तो जैसे आपने 11th में मैकेनिक्स पढ़ी थी, हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी ना, हाँ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या, जिसमें आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, हाँ, तो वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स थी, ठीक है जी हाँ, समझ गए। ऐसे ही एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या, क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, 12th में पढ़ोगे अब आप, एक डुअल नेचर वाला चैप्टर पढ़ोगे, डुअल नेचर, ठीक है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का यूज़ होगा। आते आते समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, फिजिक्स की ब्रांच है एक, ठीक है। तो कहाँ से आया क्वांटाइजेशन, क्वांटम मैकेनिक्स।
से आया है, फिजिक्स की ब्रांच से। क्वांटाइजेशन कह लो या फिर क्वांटाइज्ड कह लो, क्या कह लो, क्वांटाइज्ड कह लो, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है जी? क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। क्या? फिक्स्ड अमाउंट। अभी समझ में आएगा फिक्स्ड अमाउंट क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब मैं कह रही हूँ फिक्स्ड अमाउंट की, जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट है, क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट से लाइट रे निकल रही है, क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। ट्यूबलाइट से क्या निकल रही है? लाइट निकल रही है। और लाइट किसकी फॉर्म में निकल रही है? पैकेट की फॉर्म में निकल रही है लाइट। जैसे दूध के पैकेट होते हैं ना, ऐसे लाइट पैकेट की फॉर्म में निकल रही है। ऐसे ये लाइट के, ऐसे ये ट्यूबलाइट, ऐसे लाइट के बंडल्स आ रहे हैं, पैकेट्स आ रहे हैं। तो ये फिक्स्ड अमाउंट में ऐसे ऐसे पैकेट आ रहे हैं। 1 पैकेट, 2 पैकेट, 6, क्या 2.5 पैकेट आ रहा है? नहीं। 10 पैकेट आ रहा है? हाँ 10 आ रहा है। 1.5 आ रहा है? नहीं। या तो 1 पैकेट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, ऐसे एक होल नंबर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्या आएगा? होल नंबर आएगा। समझ गए? ठीक है, यही है फिक्स्ड अमाउंट। यही क्या है? क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड अमाउंट है। थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, और किसका फिक्स्ड अमाउंट है? चार्ज का फिक्स्ड अमाउंट है। अब देखो आया किस लिए ये। सपोज करो मुझे एक बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज बताना है, कितना होगा बॉडी का टोटल चार्ज मुझे बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगी? कोई भी बॉडी हो उसके ऊपर टोटल चार्ज बताना है तो कैसे बताऊंगी? तो टोटल चार्ज Q किसी बॉडी पर क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल किसका? इंटीग्रल मल्टीपल किसका? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या चीज है? देखो इंटीग्रल मल्टीपल, पहले तो इसका इंटीग्रल मतलब कोई एक इंटीजर। इंटीग्रल मतलब कोई एक इंटीजर। इंटीजर बोले तो n की वैल्यू हो सकती है +-1, +-2, +-3, यानी n की वैल्यू +1, +2, +3, या फिर -1, -2, -3, सारी होएंगी। बात समझ में आई? पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, सारे। समझ गए? समझ गए? समझ गए? इंटीजर को लिखा n से। इंटीग्रल मल्टीपल है, मल्टीपल है यानी कि मल्टीप्लाई किसका? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? E। स्मॉलेस्ट कह लो, फंडामेंटल कह लो, एक ही बात है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। बात समझ में आई कि नहीं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो। और वो क्या होता है? E होता है। बात समझ में आई? E होता है। E कैसे होता है थोड़ा सा बताएं आपको? ठीक है, बताती है E कैसे। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में रह गया। देखो सपोज करो मैंने आपको कहा इस मार्कर की मुझे लेंथ फाइंड करके दिखाओ। आप क्या कहोगे? जी स्केल ले आओ। स्केल लेके आऊँगी मैं, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर का जी मार्कर है। तो क्या 1 सेंटीमीटर आपको पता था? हाँ। किसने बताया? स्केल ने बताया। तो ऐसे ही अगर मुझे इस बॉडी के ऊपर चार्ज बताना है कितना है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज बताना है कितना है, तो अगर मुझे पता होगा कि इसमें स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज मैंने मान लिया कितना? E। सबसे छोटा वाला E मान लिया, और इसमें मान लिया टोटल जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 20 हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 20E हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो अभी देखा हमने Q कितना हुआ? N इंटू में E, ठीक है या नहीं? अब इसको देखो, मैंने जो अभी एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि मुझे इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे 10,
नंबर ऑफ प्रोटॉन थे 20, कितने 20, तो टोटल कितने हो गए 30 हो गए, हाँ 30 हो गए, ठीक है। बॉडी के ऊपर 30 पार्टिकल हो गए, जी हाँ हो गए। और मैंने कह दिया कि एक पार्टिकल को आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका बेसिक जो चार्ज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो ई है। जैसे 1 सेंटीमीटर आपको पता था इतनी लेंथ होती है, इसमें 10 डंडे होते हैं, ऐसे मैंने एक पार्टिकल को ई कह दिया, तो 30 पार्टिकल को कितना कहोगे क्यू, टोटल चार्ज 30 इंटू ई, 30 ई हो गया टोटल चार्ज। और ई की वैल्यू कितनी, अब जैसे 1 सेंटीमीटर डिफाइन हो गया, इतना होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाइन्स, 10 लाइन्स का गैप है या नहीं, हाँ। तो ऐसे ही 1 ई को डिफाइन कर दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझे नहीं समझे, हाँ कुछ कुछ समझिए, ठीक है। तो अब जब मैंने ये लिखा Q इक्वल टू 30 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई कि नहीं, इतने कूलम का चार्ज होगा बॉडी के ऊपर, बात समझ में आई कि नहीं, ई की वैल्यू रख दी। तो ये समझ में आया ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कैसे है, जी हाँ समझ गए, समझ गए। ये आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा थोड़ा और बात करते हैं इस पर। मैंने लिखा था अभी फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, एन क्या है यहाँ पर इंटीजर है, ई क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। एन की क्या वैल्यू हो सकती है, लिखना जरूरी है पेपर में, +-1 +-2 +-3 सो ऑन, ठीक है कि नहीं, हाँ ये समझ में आया, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल देखिए एक फटाफट से जो एग्जाम में पूछता है, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा आपको बता देंगे। देखो जैसे मैंने कहा इज इट पॉसिबल, it is possible to have a charge on a body is चार्ज कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज होना पॉसिबल है, ये सवाल है, क्या किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज होना पॉसिबल है। तो आपको चार्ज दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ आपको ये बताना क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, कैसे बताओगे। Q इक्वल टू एन ई, हाँ Q की वैल्यू रख दो 3.2 10⁻⁻19, एन पता नहीं, E की वैल्यू तो फिक्स है, ये तो बदलेगी ही नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से n निकालो, क्या निकालो n की वैल्यू निकालो, देखो ये कट गया, हाँ ये किससे कटेगा 2 से कटेगा, n की वैल्यू कितनी आई 2। क्या ये इंटीजर है, हाँ। क्या ये अलाउड है, हाँ अलाउड है। तो क्या ये पॉसिबल होगा, जी हाँ दिस इज पॉसिबल। बात समझ में आई या नहीं, हाँ। अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू आ जाती 2.5, तो क्या ये अलाउड है, नॉट अलाउड, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, मैंने अभी बताया आपको ये n इंटीजर होना चाहिए, 2.5 नहीं, पॉसिबल है। बात समझ में आई कि नहीं, एक नंबर होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए, समझे नहीं समझे, समझ गए। तो ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो इतना चार्ज फिर पॉसिबल ही नहीं होगा जो 2.5 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है, समझ गए। तो हमने क्या देखा कि जो बॉडी पे चार्ज होगा वो कितना हो सकता है, एन ई रखूँ मैं, एन की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ तो क्यू की वैल्यू ई हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर मैं -1 डालूँ, क्यू की वैल्यू -ई हो सकती है। एन की वैल्यू अगर मैं 2 डालूँ, क्यू की वैल्यू 2 हो सकती है। एन की वैल्यू -2 डालूँ, क्यू की वैल्यू -2 हो सकती है। यानी कि आपका क्यू क्या क्या हो सकता है, देखो +-ई +-2e, 3 डालोगे +-3e +-4e, ये हो सकती है या नहीं। तो आप देख रहे हो क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 ई का चार्ज पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, नहीं,
क्योंकि n की वैल्यू 2.5 होगी। क्या 3.5 पॉसिबल है? नहीं। तो इतना चार्ज आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो, या इतना चार्ज बॉडी पर हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट, मैं लिखूँ, एक लाइन लिख रही हूँ, उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, कई बार कंसेप्चुअली पूछ लेता है। देखो क्या स्टेटमेंट लिख रही हूँ, ये क्वांटाइजेशन ही चल रहा है जब से, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। अभी देखा कितना हो सकता है बताओ? ये नंबर आया था प्लस माइनस ई, और यही क्या था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज था, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज था। तो इतना ही बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, इतना ही आप स्मॉलेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। स्मॉलेस्ट ट्रांसफर करने को तो आप कितना भी कर सकते हो, पर फिक्स्ड अमाउंट में होना चाहिए। बात समझ में आई? ट्रांसफर करने को कितना भी कर सकते हो फिक्स्ड अमाउंट में, पर स्मॉलेस्ट इतना ही होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो आज का लेक्चर सम अप करते हैं लास्ट टॉपिक से। क्या? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से। किससे? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से। 2 मार्क में क्वेश्चन पूछता है ये कई बार, या 1 मार्क में। देखो पहला, चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, आते ही पढ़ा? हाँ बिल्कुल पढ़ा। ये पहला पॉइंट हो गया, चार्ज की होगी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, कल पढ़ाया था। हाँ, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, आज पढ़ाया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्व्ड है। हाँ बिल्कुल ठीक है। फोर्थ पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, आज पढ़ाया चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बात समझ में आई क्या नहीं? हाँ, ये चार्ज प्रॉपर्टी है, इनको याद रखिए, सिंपल सिंपल। अब इनको खोल के लिखना चाहते हो तो खोल के लिख लो। यहाँ चार्ज इज कंजर्व्ड की जगह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिख दो खोल के, ठीक है कि नहीं? यहाँ चार्ज इज क्वांटाइज की जगह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक्सप्लेन कर दो, मुझे कोई इशू नहीं है, पर मार्क्स के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है कि नहीं? जी ठीक है। अब ये आपका लेक्चर 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब आपसे मिलेंगे लेक्चर 3 में, जिसमें हम पढ़ेंगे कूलम लॉ के बारे में। किस में पढ़ेंगे? कूलम लॉ के बारे में। एक बार थोड़ा वेक्टर का जरूर पढ़ लीजिएगा उससे पहले। वेक्टर्स, वेक्टर की भी प्लेलिस्ट है, वेक्टर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जाके चेक करिएगा। क्लास 11th वेक्टर। देखो जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कर सकता, तो इसको पहले पढ़ के आइएगा लेक्चर 3, तभी समझ में आएगा वेक्टर का। 3 से काम फिर भी चल जाएगा, 4 नहीं समझ में आएगा, 4 में वेक्टर की नीड पड़ेगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करिएगा, लेक्चर 1 को देखिए।